हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ लिए हैं और आज हम 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले चैप्टर्स की तो आप लोगों ने केस स्टडी को बहुत एंजॉय किया और करना भी चाहिए। केस स्टडी का मतलब होता है कि आप केस की स्टडी करें और प्रॉपर वे में आंसर दें, और आप लोगों को उसमें आपके कमेंट्स से देख करके बहुत लगा कि आपको उसमें बहुत मज़ा आ रहा है और आना भी चाहिए। केस स्टडी जो है वो बिज़नेस स्टडी की जान होती है, इसलिए केस स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमें, क्योंकि 50% तक केस स्टडीज़ आ जाती है जब, तो हमें बहुत इशू होता है पेपर में। तो सबसे बड़ी बात, केस स्टडी पर हम जोर डालते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरह से इस चैप्टर को भी यानी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को भी शुरू करेंगे और जाते जाते केस स्टडी भी करेंगे, और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो में इसका स्पेशल पूरे चैप्टर का केस स्टडी भी करेंगे। ये आपको पता है कि ये मेरा मिजाज है कि इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। पहले कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ में पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाए, उसके बाद उसके साथ भी केस स्टडी रहती है और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो केस स्टडीज़ के लिए होता है। तो क्लास को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि लास्ट में केस स्टडी भी होगा। तो केस स्टडी का आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपने क्लास को नहीं सुना होगा। तो एक एक बात पर आपको ध्यान देना है, क्या सीन बन रहा है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग को समझने के लिए मैं आपको हेनरी फेयोल की एक डेफिनेशन में समझाऊंगा। आइए देखते हैं, शुरू कर देते हैं चैप्टर। गिवन ने कहा गया कि अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो हेनरी फेयोल के शब्दों में कहा गया कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। मतलब अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें हेनरी फेयोल के शब्दों में, तो जिनको कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, सबसे पहले इनके 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ा था, तो बात किया जाए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है हेनरी फेयोल ने कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, यानी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, मीन्स टू प्रोवाइड इट एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, यानी उसको उस काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उस काम को करने के लिए हर वो चीज़ प्रोवाइड कराना जो उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। बात करें अगर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स। इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका है ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी हो रही है आजकल आप लोगों के लिए, क्लास तैयार करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइट का भी काफ़ी इशू आ रहा है। तो बात करें अगर गिवन है रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल कोई भी कंपनी जब शुरू होगी तो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक छोटा सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक बेकरी का एग्जांपल ले लीजिए। बेकरी में क्या होता है आपने देखा होगा, रॉ मटेरियल्स में जैसे क्या वहाँ पर फ्लोर्स, मैदा और ये सब तमाम चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद टूल्स, आपको पता है टूल्स बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक भट्टी कह सकते हैं उसको, एक सिस्टम होता है उनका जहाँ पर वो टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो रखते हैं अंदर, कुछ प्लेट वगैरह होती है उसमें ले आकर के रखते हैं, उसके बाद वो पक करके तैयार होता है, मतलब बेक करके बाहर निकलता है, ऐसा सीन होता है, वो टूल हो गए। कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी भी बिजनेस को आपको शुरू करना है तो आपके पास शुरुआत में कैपिटल होना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव कैपिटल तो बिज़नेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। कैपिटल लेने का कोई भी तरीका हो सकता है, ये कैपिटल आपका अपना भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ आपने इसको लोन लिया है, ये भी सीन क्रिएट हो सकता है। यानी पहली बात समझ में, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे आप अपनी बेकरी शुरुआत करेंगे। बेकरी को शुरू करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। एंड गिवन है कि पर्सनल का मतलब हो गया यानी कि व्यक्ति होने चाहिए जो वहाँ पे आपके साथ काम करेंगे, उन लोगों का भी होना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू होगा, एग्जाम्पल आप स्कूल का भी ले सकते हैं। स्कूल के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स आपको पता है जो भी वहाँ पर लगता है स्कूल में, जैसे आपको वाइट बोर्ड और मार्कर, ये सब तमाम चीज़ें लगती हैं, ये सब रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद टूल्स जो वहाँ पर लगेंगे आपको वो भी पता है। कैपिटल, बहुत सारा पैसा खर्च होता है स्कूल में। एंड पर्सनल यानी आपके टीचर्स, स्टाफ, तमाम तरह के लोग आप उन्हें कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, गिवन है कहा गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ सबसे केस स्टडी बनेगा, आप पहचान पाएंगे। ये है इनका इंपॉर्टेंस यानी महत्व है। हमने पढ़ा, सबसे बड़ी बात पढ़ लिया हमने कि अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात किया जाए तो कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बस इतना सा आप जानेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो होता है कि जहाँ पर हम उसके फंक्शन के लिए, काम के लिए सारी यूजफुल चीज़ें, चाहे टूल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, कैपिटल हो गए और पर्सनल्स हो गए, सब हमको प्रोवाइड कराना होता है। ये सीन क्रिएट होता है। ये आपने पढ़ लिया बिल्कुल सही से और आपको ये समझ में आ भी गया।
अब हमें ज़रूरत है कि हम जाने इनके इम्पोर्टेंस को। इसको जान लिया, इम्पोर्टेंस जानेंगे, उसके तुरंत बाद हम जानेंगे स्टेप्स क्या है, किस चीज़ के, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, मतलब क्या स्टेप्स उसमें होते हैं, उस पर हम करेंगे केस स्टडी। फिर अगली क्लास में और बेहतर, अगली क्लास में और बेहतर, फिर ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा केस। गिवन है सबसे पहली इंपॉर्टेंस बताया गया कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कौन क्या काम करेगा उसकी वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाती है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक मिसाल एक बार दिया था कि प्रिंसिपल और प्यून का अगर कुछ पता ही ना हो कि कौन प्रिंसिपल है कौन प्यून है, तो आपके स्कूल में क्या सीन क्रिएट होगा। कभी प्यून आके किसी दिन चेयर पे बैठ जाएगा प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल आए, पता चला भैया प्रिंसिपल हैं हम, तो कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है कि प्रिंसिपल है आप, क्लैरिटी नहीं है ना, बताया तो नहीं गया कि आप प्यून हैं आप प्रिंसिपल हैं, कोई सीन नहीं है। इसका मतलब कोई कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन अगर पता है कि आप प्यून हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप इस सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप उस सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप अगर हो जाता है तो ये हिस्सा जो है वो किसका है, ऑर्गेनाइजिंग का है। अगर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात किया जाए और ये शब्द आपको ये सिम्टम्स मिल जाए कि क्लैरिटी है, तो आप समझ जाएंगे तुरंत ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है ये। उसके बाद गिवन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिए कभी भी सीन क्रिएट होता है अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा अगर आपके सबके काम जो है वो उनको डिवाइड करके रखा गया है। मतलब जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एग्जैक्टली पता है कि किससे हमें क्या काम लेना है, तो उसी पर्टिकुलर बंदे से पूछेगा। और अगर ऐसा नहीं सीन क्रिएट होता तो उसको इश्यू होगा, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, तमाम चीज़ें होगी। यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी बन सकता है जब प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है। जब आपने बनाया है किसी को प्रिंसिपल, तब आप वो प्रिंसिपल से कुछ पूछ सकते हैं। जब आपने बनाया है किसी को मैनेजर, तब उस मैनेजर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ है ही नहीं, कुछ कंफर्म है ही नहीं कौन क्या है, तो आप किससे पूछने जाएंगे। उसके बाद गिवन है नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। भाई जाहिर सी बात है इस तमाम तरह की चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी है, वो ग्रोथ करेगी, है ना, ग्रोथ करेगी, एक्सपेंशन होगी यानी बढ़ेगी, तेज़ी से तरक्की करेगी। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए एक बात आप समझिए, स्पेशलाइजेशन का बहुत बेनिफिट होता है। अगर एक पर्टिकुलर टीचर, अगर मैं कॉमर्स का टीचर हूँ और मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो इससे स्पेशलाइजेशन आ रहा है ना। एक पर्टिकुलर देखो हमारे कॉमर्स में, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप और दूसरे सब्जेक्ट की बात करोगे तो उसमें होता है कि भाई जो बायो पढ़ा लेगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगा, ये सब सीन होता है। लेकिन अगर कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर जब हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, तो वहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, ना कि अकाउंटेंसी होता है और बिजनेस होता है और इकोनॉमिक्स होता है। मतलब इसका क्या हो गया कि अगर बायो वाला देना चाहता है नेट का एग्ज़ाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो उसको बायो के लिए आएगा स्पेशली, लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ कॉमर्स आता है। ये नहीं कि अकाउंटेंसी अलग आएगा, ये इसका मतलब है हम कॉमर्स में होते हैं, जो एक्चुअली एक्सपर्ट है वो तीनों सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, ये सीन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, कह रहे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब एक सब्जेक्ट अगर है, एक ही बंदा पढ़ा रहा है, या एक डिपार्टमेंट का है वो एक ही बंदा पढ़ा रहा है, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होता है और वो चीज़ें एग्जैक्ट पढ़ाएगा और एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। उसके बाद गिवन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई जाहिर सी बात है, एक चीज़ आप समझिए, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेंथ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं कॉमर्स में, तो हमें क्या होगा कि हमें सिर्फ अकाउंटेंसी मान लो दे दिया गया, तो अकाउंटेंसी हम तीनों चारों सेक्शन में सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे तो उसका उस रिसोर्स का प्रॉपर मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो नॉलेज मेरे पास है एग्जैक्टली अकाउंटेंसी का, उसका मैं नॉलेज सबको बार बार दूंगा, मैं उसमें एक्सपर्ट भी हो जाऊँगा बिल्कुल, और साथ ही साथ जो है उसका पूरा मेरा जो मैं रिसोर्स हूँ ना, मैं उनका पूरा प्रॉपर मुझे यूज़ भी वो कर लेंगे, तो ये सीन क्रिएट होता है। उसके बाद आपसे बताया गया, कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। भाई जाहिर सी बात है पर्सनल का डेवलपमेंट भी होता है नो डाउट। तो ये सीन यहाँ पर ये होता है कि हम जब किसी काम को रिपीट करते हैं बार बार अगेन अगेन, तो हमारा भी डेवलपमेंट होता है, हम उस काम को बहुत प्रॉपर वे में कर पाते हैं। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है अडॉप्टेशन
टू चेंज, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को प्रॉपर वे में लेकर के चल रहे हैं तो अडॉप्टेशन टू चेंज मतलब अगर कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है तो हम उसे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। हम कोई भी काम करें किसी भी जॉब में, अगर अपने अपने डिपार्टमेंट के हैं लोग तो उसमें हम एक्सपर्ट हैं। तो जब एक्सपर्ट होंगे तो उस काम को प्रॉपर वे में हम कर सकते हैं। जैसे ही कोई चेंज आया फटाफट से अडॉप्ट कर लिया। जैसे मैंने नोकिया का एग्जांपल दिया था, आप लोग बोर मत होइए, इसके लिए मैं बता दूं एडॉप्टेशन में कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस बार लॉकडाउन की सीन की वजह से आपका सिलेबस काफ़ी कम होने वाला है, तो इस चेंज को हमें फटाफट अडॉप्ट कर लेना, इसको जो है ये भी इसका एक जो है इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्या कहा गया, आप देखिए स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए सबसे पहली बात होती है कि हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क करना है। ये शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको पहले पहचान लेना है कि कौन सा किस डिपार्टमेंट का बंदा है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि अगर मैं टीचर कॉमर्स का हूँ और मुझसे हिंदी पढ़वाया जाए तो मेरा सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और ना मैं कंफर्ट फील करूंगा। तो वो सीन यहाँ पर दिया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आप आइडेंटिफाई करिए और डिवीजन ऑफ वर्क करिए। इसका मतलब क्या हो गया डिवीजन ऑफ वर्क का? इसका मतलब ये हो गया जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसको हिंदी दे दीजिए, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट वाला टीचर है उसे इंग्लिश का दे दीजिए, जो कॉमर्स वाला है उसे कॉमर्स वाला दे दीजिए। ये सीन होता है, मतलब ये स्टेप्स है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हो ना तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया करते हो। आप क्या करते हो? सबसे पहले आप पहचानते हो कि कौन किस काम के लिए बना है, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम कर देते हो। आपने हशम सर को दे दिया कि सर आप कॉमर्स पढ़ाइए, आप बिजनेस अच्छा पढ़ा लेते तो बिजनेस पढ़ाइए, अकाउंटेंसी अच्छा पढ़ा लेते तो अकाउंटेंसी पढ़ाइए, और अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। और मैंने कहा कि मैं सब अच्छा पढ़ा ले रहा हूँ, है ना, तो कह रहा है कि सब पढ़ाइए। चलो वो अलग सीन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो ये भी एक प्रोसेस है। मतलब डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, साइंस का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, और जो भी आर्ट का डिपार्टमेंट अलग बना दिया। अच्छा एक चीज़ तुम लोग बताओ, ये मेरे साथ ही सीन क्रिएट हुआ या तुम लोगों के साथ? जब भी हम लोग पढ़ते थे कॉमर्स वाले, हम लोग के जो क्लासेस होते थे हमेशा प्रिंसिपल ऑफिस के पास ही होते थे, और पता नहीं क्यों क्या बात थी। और अभी मैंने देखा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी कॉमर्स वालों के क्लासेस प्रिंसिपल ऑफिस के पास ही होते हैं। ये मुझे कमेंट में बताना, ज़रा सा कन्फ्यूजन दूर करना है, सारी जगह ये होता है क्या? उसके बाद क्या गिवन है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात अगर हम करें तो इसमें डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, यानी ये प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है कि हम कॉमर्स डिपार्टमेंट को अलग करेंगे, साइंस को अलग करेंगे और ये सब आर्ट को अलग करेंगे। ये सीन क्रिएट होता है। उसके बाद कहा जा रहा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आपको ड्यूटीज असाइन की जाती है। जैसे मैंने ये कहा ना, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई और डिवीजन ऑफ वर्क, काम बढ़ गया। उसके बाद ड्यूटीज असाइन भी कर दी गई कि भाई आपकी ये ड्यूटी है कि आपको बच्चों को सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ाना है और उसके बाद हमको रिपोर्ट करना है। यानी क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि हु रिपोर्ट टू हुम, एकदम क्लैरिफाई है ना। पहले पॉइंट में भी इधर बताता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी हु रिपोर्ट टू हुम, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये एग्जैक्टली पता चल जाता है। ये ऑर्गेनाइजिंग। तो अब सबसे लास्ट पॉइंट हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट में क्या गिवन है, लिखा हुआ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो मैंने जो चीज अभी यहां पर बताया है एग्जैक्टली आपको क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ना एज इट इज वो भी है, यानी ये कंफर्म हो जाना कि हु रिपोर्ट टू हुम, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सीन यहां पर बनता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको मिल जाता है जहां पर लिखा हुआ है, केस स्टडी की भी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रहा है। जहां पर ये बात हो जाए हु रिपोर्ट टू हुम, यानी सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, कौन कैसे क्या करेगा, और मतलब जो वर्किंग रिलेशनशिप है और जो ये सब ड्यूटीज हैं, एक्सपेंशन, ग्रोथ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये सब तमाम सीन तुम्हें नजर आ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है। तो ये अगर देखा जाए ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज बनती है यहां से। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि आप जो है बता रहे हैं कि इस्टेब्लिश अगर हो रहा है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ये भी पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, ये भी पता है, डिवीजन ऑफ वर्क सबका पता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज प्रॉपरली हुई हैं, ये सब सीन क्रिएट हो रहा है। तो बताइए किस फंक्शन की बात हो रही है?
तो आपको बताना है ऑर्गेनाइजिंग। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर था जिसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। आगे के लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आप एक तरह से इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ रहे थे। अब इस पर हम केस स्टडी भी देखेंगे और यहाँ से क्लियर होगा कि वाकई आपको क्लास समझ में आई है कि नहीं। मैं केस स्टडी जब शुरू करूँगा तो उसके साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बताता रहूँगा कि आपको सिम्टम्स में बताता रहूँगा कि क्या सिम्टम है ये, और एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया है ये ट्रिक बिल्कुल कभी मत भूलिएगा जीवन में, पूरी ज़िंदगी में, लाइफ में। नेवर फॉरगेट इट कि आपको जो करना है वो ये है कि सबसे पहले केस स्टडी का पढ़ना है क्वेश्चन, और स्पेशली खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ जिन्हें 9 जुलाई को एग्जाम देना है, वो तो जल्दी से याद रखें। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उन्हें याद हो जाएगा। लेकिन जो अभी अपियर होने जा रहे हैं 9 जुलाई को, जिन्हें एग्जाम देना है बिजनेस स्टडीज़ का, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो फटाफट से ये बात याद रखें कि उनको सबसे पहले केस स्टडी के लिए क्वेश्चन पढ़ना है, देन जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एक प्यारा सा केस स्टडी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनली हम लोग वहां पहुंच चुके हैं जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी अब हम बात करेंगे केस स्टडी की। और ये केस स्टडी जाहिर सी बात है, मैं अपनी आदत के मुताबिक मैं आपको वही केस स्टडी बताता हूँ जो बोर्ड ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, यानी हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाना चाहिए कि बोर्ड किस तरह से केस स्टडी पूछेगा। एग्जैक्टली तो पूछना थोड़ा कम चांसेस है कि रिपीट हो, लेकिन एज इट इज जो चीज़ें होती हैं वो रहती हैं, नाम और कैरेक्टर बदल जाता है। तो आपको ज़रूरत यह है कि सबसे पहले इस केस स्टडी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इस केस स्टडी को पढ़ेंगे और आपको सिम्टम्स बताते चलेंगे। आपको हमें कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में आके रिप्लाई देना है, जवाब देना है कि सर यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है या जो भी सीन होगा। तो केस स्टडी में आपको याद होगा, सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, केस स्टडी पे नीचे जो लिखा होता है क्वेश्चन उसे पढ़ते हैं। क्या गिवन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ जो बताना है वो मैनेजमेंट के किस फंक्शन की बात हो रही है उसे बताना है। आइए गिवन है क्या है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अलायंस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। इसका मतलब है कि अलायंस लिमिटेड है जो इंगेज है, यानी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है क्या, प्लास्टिक बकेट्स में, यानी ये प्लास्टिक बकेट्स बनाती है एक कंपनी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स अ डे। चलो यहाँ तक अभी तुम्हें कोई खास चीज़ मिली नहीं है, कोई खास सिम्टम। एक कंपनी है जो बकेट्स बनाने का काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है, और उसका काम ये है कि 100 बकेट्स यानी 100 बकेट्स एक दिन में उसे मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद लिखा है, कहा जा रहा है टू अचीव दिस टारगेट, टू अचीव दिस, इसे अचीव करने के लिए द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। देखो एक सीन क्रिएट हो गया। देखो डिपार्टमेंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, अब ये तुम्हें बताना है। सिम्टम नंबर 1 नजर आ गया, आर कोऑर्डिनेटेड, यहां पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, ये भी सिम्टम। एंड इंटरलिंक्ड यानी जुड़े हैं। एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश, यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, ये सब इस्टेब्लिश है अमंग किसके बीच में, वेरियस जॉब पोजीशन, है ना। उसके बाद देयर इज क्लैरिटी ऑन हु इज रिपोर्ट टू हुम, यानी हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, यानी सब कुछ क्लियर है। यहां पर ये तक क्लियर है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर टीचर है तो वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, या स्टूडेंट है वो टीचर के पास जाएगा, क्या सीन क्रिएट होगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन की बात हुई है। आप में से कितनों ने जवाब सही दिए हैं और कितनों का गलत हुआ है। नाउ यू हैव टू मैच विथ माइंड। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोग सही कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आप जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, यानी किस फंक्शन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल क्लियर है। देखिए क्लैरिटी ऑन हु इज रिपोर्ट टू हुम, ये सारे सिम्टम्स अभी अभी इसी क्लास में तो मैंने आपको बताए हैं ना कि ऑर्गेनाइजिंग के ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये सब अंडरस्टूड है। इसका मतलब है जिस फंक्शन की बात हो रही थी उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की थी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे मुझे आइडिया लगता है कि और आगे क्या इंप्रूवमेंट करना है या क्या स्पेशल जोड़ना है।
अगर आपको केस स्टडीज़ और ज़्यादा चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक केस स्टडी से काम नहीं चलता है सर, एक ही क्लास में एक से ज़्यादा केस स्टडी होनी चाहिए या स्पेशल क्लास केस स्टडी के लिए बनता ही है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।